What is the perfect timetable to crack competitive examinations like JEE, NEET और बोर्ड्स? क्या डेली 18 घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, या फिर डेली 13 to 14 आवर्स आर सफिशिएंट टू क्रैक दीज एग्जामिनेशंस? 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो, ऐसा क्या टाइम टेबल हमें फॉलो करना चाहिए कि हम इजीली इन एग्जाम्स को क्लियर कर पाए, वो भी नॉट जस्ट क्रैक कर पाए बट एक टॉप रैंक सिक्योर कर पाए? एंड स्कूल जाते हो और कोचिंग जाते हो, सेल्फ स्टडी के लिए कितने आवर्स हमें छोड़ना चाहिए कि ईजिली हम इन एग्जाम्स को क्लियर कर पाएँ? सो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, सो डू वॉच टिल एंड। हे एवरीवन, दिस इज अनुजा अधिक एंड इस वीडियो में मैं एकदम कंप्लीट गाइड देने वाली हूँ कि यार आखिर हमें टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। एकदम डिटेल्ड गाइड दूंगी और 4 मेजर सेक्शंस होने वाले हैं इस वीडियो के। एक तो क्राइटेरिया टू मेक टाइम टेबल, एंड देन माई ओन टाइम टेबल दैट आई फॉलोड इन माई ड्रॉप ईयर, एंड देन सेल्फ स्टडी के लिए हमें कितने घंटे रखने चाहिए अगर हम स्कूल जाते हैं और हमने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, एंड देन स्पेशल टिप्स। सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड विदाउट स्किपिंग इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं आज, राइट। सो मैंने एक जार ले रखा है, तुम देख सकते हो ट्रांसपेरेंट जार है। तो बेसिकली इसके साथ मैं 2 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगी, राइट। तो सबसे पहले तो मैं इसमें स्मॉल आइटम्स डालूंगी, लाइक ये स्मॉल आइटम्स, राइट, डाल दिए मैंने स्मॉल आइटम्स। अब इसके बाद मैं बिग आइटम्स डालूंगी, लाइक ये वुलन बॉल्स ले रही हूँ मैं, बिग आइटम्स, और देखती हूँ बंद होता है कि नहीं। देखो यार, ये तो बंद ही नहीं हो रहा, तुम देख सकते हो ये तो ओवरलोडेड हो चुका है। तो अब इसके साथ दूसरी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बिग आइटम्स को डालेंगे, राइट, देखो डाल दिया मैंने। अब इसके बाद हम डालेंगे स्मॉल आइटम्स, राइट, मैंने डाल दिया। अब बंद करने की कोशिश करते हैं, हो गया बंद। आखिर इन दोनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को देखना एंड तक। वीडियो के बीच में मैं इनका कंक्लूजन बताने वाली हूँ और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं दी क्राइटेरिया टू मेक टाइम टेबल। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज नेवर मेक अ रिजिड टाइम टेबल। हमें कभी भी ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं बनाना होता कि यार एकदम 6 बजे से 9 बजे तक हमने बायो सेट कर दिया और कभी भी 10-15 मिनट आगे पीछे करने से हमें गिल्टी होने लगेगा कि यार 10-15 मिनट ऐसे बायो आगे पीछे हो गया। ऐसा नहीं करना है, हमें फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना चाहिए। ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, राइट, सो आगे पीछे हो सकता है। एंड सेकंड थिंग मैं ये बताना चाहूँगी कि यार मैंने टाइम टेबल बहुत बनाए हैं इस टाइप के और कभी भी मैं फॉलो नहीं कर पाई हूँ। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि टाइम टेबल मत बनाओ, इनफैक्ट सेट डेली टारगेट्स, राइट। टारगेट्स पे अगर तुम काम करोगे देन वो बहुत हेल्पफुल होता है टाइम टेबल से कई गुना ज़्यादा। बिकॉज टाइम टेबल में ना ऐसा होता है कि मान लो 3 घंटे मैंने सेट किया है बायो पढ़ने के लिए, राइट, बट 2 घंटे के आसपास मेरा बायो खत्म हो जाता है, देन 1 घंटा बच जाता है, पूरा शेड्यूल ही बिगड़ जाता है। इसीलिए डेली टारगेट सेट करना है। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं तुम्हें आइडिया दे देती हूँ, तुम ऐसा कर सकते हो कि केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी एंड एमओटी, ये अच्छे से इसकी थ्योरी पढ़ोगे, लेक्चर अटेंड करोगे, एंड देन इनके मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करोगे और पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, ये सब काम करोगे। देन बायो में मान लो तुम्हें कोई चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, लाइक एनाटॉमी का पूरा चैप्टर तुम्हें रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके पीवाईक्यूज करने हैं एंड ऑल, राइट। देन फिजिक्स में तुम रोटेशनल मैकेनिक्स के मान लो 10 लेक्चर्स हैं, उनमें से तुम 3 से 4 लेक्चर्स देख सकते हो, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो एंड उसके अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और बैकलॉग्स कंप्लीट कर सकते हो। लाइक 1-2 घंटा हमें बैकलॉग के लिए देना ही चाहिए। तो ये होगी डेली टारगेट्स। अब हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ऐसे नहीं कि यार बायो के लिए 3 घंटा, केमिस्ट्री के लिए 3 घंटा, फिजिक्स के लिए 3 घंटा, ये भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। सेकेंड थिंग इज सेट प्रायोरिटी टू योर सब्जेक्ट्स। मतलब हमारा किसी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा वीक है, देन मैं केमिस्ट्री को अपने डे का 50% टाइम केमिस्ट्री के लिए अलॉट करूँगी। एंड देन वहीं पर मान लो फिजिक्स तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट है, तो तुम फिजिक्स को अपने डे का 50% टाइम अलॉट करोगे, केमिस्ट्री को तुम फिर 30% अलॉट कर सकते हो, एंड देन बायो को 20% अलॉट कर सकते हो अगर बायो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, फिजिक्स सबसे वीक सब्जेक्ट है। तो वही बात है, अपने सब्जेक्ट जो तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट है तुम्हें उस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उस पर सबसे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट को एकदम नेग्लेक्ट ही कर दो, दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम दो, बट येस जो सबसे वीक सब्जेक्ट है उसको सबसे ज़्यादा टाइम दो। Then third thing is never ever compromise on your sleep. Sleeping for 7 to 8 hours is very necessary. अगर हम इससे कम सो रहे हैं ना, लाइक 4-5 घंटे सोते हैं, देन एक तो हमारी मेमोरी बहुत ही वीक हो जाती है, हम लंबे टाइम तक चीज़ों को रिटेन ही नहीं कर पाते हैं। अब खुद बताओ, नीट प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिविजन।
हमें हमारी मेमोरी स्ट्रांग होनी चाहिए। वी नो क्या नीट में मेमोरी का कितना बड़ा रोल है, मतलब ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट का तो है, बट एट द एंड हमें काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है। तो वो कैसे होंगी अगर ब्रेन ही सही से काम नहीं करेगा, अगर ब्रेन को हम एकदम प्रॉपर स्लीप नहीं देंगे तो ऑब्वियसली ना काम नहीं कर पाएगा ब्रेन। इसीलिए 7 to 8 आवर्स की स्लीप तो जरूर दो, ऐसा टाइम टेबल सेट करो। देन फोर्थ थिंग इज ऐसा टाइम टेबल सेट करो जिसमें इनफ ब्रेक्स हो, मतलब कि सब्जेक्ट्स के इंटरवल्स में तुम्हें ब्रेक जरूर लेना है। ऐसे नहीं कॉन्टिन्यूसली एकदम से 10-12 घंटे एकदम कॉन्टिन्यूस सिट में तुम पढ़ रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इमेजिनरी सिचुएशन वो हो सकती है, राइट। इसीलिए ब्रेक्स तो ज़रूर लो। देन फिफ्थ थिंग इज हैव अ बैलेंस्ड डाइट एंड ईट हेल्दी। मैं तुम्हें बताती हूँ अपना टाइम टेबल जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में फॉलो किया था। एंड माई ड्रॉप ईयर स्टार्टेड सिंस अक्टूबर, और अक्टूबर में ही क्यों स्टार्ट किया, मैंने इससे पहले क्यों स्टार्ट नहीं किया वो मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं अपनी ड्रॉप ईयर जर्नी एक्सप्लेन कर रही होंगी, राइट। सो या बट येस यू नीड टू रिमेंबर कि तुम्हें मेरा टाइम टेबल छापना नहीं है कि एकदम जो मैंने अपना टाइम टेबल बता दिया उसी को अपने कॉपी में पेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं करना है। मेरे टाइम टेबल से तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है और उन चीज़ों को अपने टाइम टेबल में ऐड करना है और अपने लिए एक अलग टाइम टेबल बनाना है, राइट। सो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, उसमें होते थे 4 क्लासेस पर वीक, TTSS, ट्यूसडे एंड थर्सडे को 8:30 to 3:15 एंड सैटरडे संडे 9 to 3, राइट। तो मैं एक तो अपना कोचिंग डे का टाइम टेबल बताऊंगी या देन नॉन कोचिंग डे का टाइम टेबल बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट माय कोचिंग डे शेड्यूल। सो आई वुड वेक अप एट 6:30 AM and to 7:30 AM I would freshen up, have a little breakfast and then फिर मैं बस से जाती थी कोचिंग। और मेरा जो कोचिंग था वो 40 to 50 मिनट्स दूर था मेरे घर से, तो इसके कारण मेरा कभी कभार बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। मतलब तुम खुद ही समझो कि 40 to 50 मिनट्स इतना लॉन्ग डिस्टेंस, सो मेरा डेली 1.5 घंटा 2 घंटा जब ट्रैफिक होता था तब 3 घंटे तक भी मेरा टाइम वेस्ट हुआ है ट्रैवलिंग में। देन 8:30 to 3:15 तो होती थी क्लासेस। अब कभी कभार जब मुझे डाउट होता था तो मैं 3:45 या 4 या 4:15 तक कोचिंग में ही रहती थी। देन ऑन एन एवरेज मैं घर 4:30 to 5 तक पहुंच जाती थी। फ्रॉम 5 to 6 और 6:30 आई वुड फ्रेशन अप, हैव स्नैक्स एंड वुड टेक अ नैप। सो ये जो मेरा टाइम इंटरवल था ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इसमें एक तो मैं एकदम रिफ्रेश हो जाते थे। जब पता है माइंड रिफ्रेश होता है ना, ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट मिलता है, देन सारे कॉन्सेप्ट्स ब्रेन ईजिली इंटीग्रेट कर पाता है, राइट। मैंने कभी भी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। कोचिंग में एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स होते थे, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, और केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, ऐसे 3 सब्जेक्ट्स होते थे। बट उस दिन कोचिंग वाले डे व्हाट आई वुड डू इज मैं तीनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन नहीं करती थी, केवल 2 सब्जेक्ट्स का ही रिवीजन करती थी। लाइक एक हैवी सब्जेक्ट एंड एक लाइट सब्जेक्ट, लाइक केमिस्ट्री और बॉटनी, फिजिक्स और जोलॉजी, फिजिक्स और बॉटनी, समथिंग लाइक दैट। मालूम मैं 6 बजे उठती थी, राइट, इवनिंग को। देन फिर उसके बाद 15 to 20 मिनट्स आई वुड रिवाइज ऑल द नोट्स दैट आई मेड दैट डे। मतलब तीनों सब्जेक्ट्स के सारे नोट्स 15 से 20 मिनट में मैं सारे नोट्स रिवाइज करती थी। दिस इज नोन एज शॉर्ट टर्म रिविजन। शॉर्ट टर्म रिविजन में हमें क्या करना होता है कि 15 से 20 मिनट में जितने भी हमने नोट्स पढ़े होते हैं ना उस दिन, सारे नोट्स रिवाइज करने होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लगता है जल्दी जल्दी एकदम अंडरलाइन करना होता है। इस चीज़ से लॉन्ग टर्म रिवीजन का टाइम ड्यूरेशन भी रिड्यूस हो जाता है। तो जब टेस्ट में ना हमें एकदम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, मान लो कि 10 घंटे लगने हैं मुझे टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, अब 10 घंटे नहीं 7-8 घंटे में भी वो काम हो जाएगा। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट टर्म रिविजन। एक बार तुम प्रैक्टिस करना सीख जाओगे ना शॉर्ट टर्म रिविजन, आई एम श्योर कि तुम शॉर्ट टर्म रिविजन जरूर डेली प्रैक्टिस करोगे। डेली करना होता है हमें शॉर्ट टर्म रिविजन। देन फ्रॉम 6:15 to 9 और 9:30 में एक सब्जेक्ट पकड़ती थी जो हैवी सब्जेक्ट होता लगता था मुझे, और मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता था, और लगता था कि यार इसको तो मैंडेटरीली आज कंप्लीट करना ही करना है। तो या तो वो केमिस्ट्री होता था या तो फिजिक्स, राइट। मैं इस ड्यूरेशन में बायो नहीं पढ़ती थी, केमिस्ट्री या फिजिक्स ही पढ़ती थी। उसमें मैं डिटेल्ड नोट्स रिवाइज करती थी। अब शॉर्ट टर्म रिवीजन में मैंने नोट्स को सुपरफिशियली रिवाइज किया, राइट। इस ड्यूरेशन में मैं नोट्स को डिटेल्ड रिवाइज करती थी। कुछ इंपॉर्टेंट लगता था उसको हाईलाइट करती थी, अंडरलाइन करती थी। कुछ सी पॉइंट में मुझे डाउट आता है तो उसको मार्क करती थी ताकि नेक्स्ट डे उसको टीचर से पूछूं। और उस टाइम फर्स्ट टाइम रिवीजन करना नोट्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड मैनर में ना। उसके बाद मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, लाइक मॉड्यूल के क्वेश्चंस एंड PYQs। अब मॉड्यूल को मैं कैसे पढ़ती थी इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। जब ये वीडियो खत्म होगी वो जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फ्रॉम 10 to 12:30 आई वुड स्टडी बायो। बायो में मैं नोट्स रिवाइज करती थी एकदम प्रॉपर, और मैं केवल उसी टाइम नोट्स रिवाइज करती थी। मतलब बायो में मैंने केवल एक बार ही नोट्स रिवाइज किया है। उसके बाद जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है नोट्स में वो मैं NCERT में ही मार्क कर देती थी। लाइक मैं बायो में NCERT ही मैंने 10 से 15 बार पढ़ी है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स लाइक रेस्पिरेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, फोटोसिंथेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस, इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में मैंने नोट्स पढ़े हैं बार बार, बट
ऑन एन एवरेज मैंने एक बायो के चैप्टर को एनसीईआरटी से ही ज़्यादा पढ़ा है। और फिर उसके बाद किसी एनसीईआरटी के लाइन में मुझे कोई डाउट होता था तो उसको मैं अलग से अंडरलाइन कर देती थी और फिर नेक्स्ट डे उसको टीचर से पूछती थी। देन उसके बाद 12:30 to 1:30 और 2 मैं बैकलॉग्स कंप्लीट करती थी। लाइक अगर कोई मेरा बैकलॉग होता था तो उस पर ध्यान देती थी। तो मैं अपने कोचिंग डे में 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी ज़रूर करती थी। तो अब मैं शेयर करती हूँ अपने नॉन कोचिंग डे का शेड्यूल। नॉन कोचिंग डे में आई वुड वेक अप एट 8 or 8:30 AM, देन 8 to 8:30 or 8 to 9 I would do a little freshen up, eat a little, have a little breakfast, a little exercise. Then since 9 to 12 या 12:30 ये मेरे दिन का मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम मेरे लिए रहता है। सो अब आता है जो मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है बिग रॉक्स फर्स्ट एनालॉग एक्सपेरिमेंट। दिस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सबसे पहले हमें जार में बिग रॉक्स डालने चाहिए, फॉलोड बाय स्मॉल पेबल्स एंड देन सैंड। मतलब अपने दिन की शुरुआत में सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करो। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो, तुम्हारे लिए बिग रॉक हो सकता है रिवीजन करना, देन स्मॉल पेबल्स क्या हो सकता है? फॉर्मूला शीट बनाना, नोट्स लिखना जिसमें तुम्हारा ब्रेन का ज़्यादा यूज़ ना हो। देन सैंड क्या हो सकता है? ऐसा काम जो तुम ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मिनिमाइज करना चाहिए, लाइक चेकिंग सोशल मीडिया, राइट। सो उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यही है कि हमें दिन की शुरुआत में सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करना चाहिए। अगर हम इस ड्यूरेशन में लेस इम्पोर्टेंट काम पहले करेंगे तो मोर इम्पोर्टेंट काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा हमें। एग्जाम्पल, इस ड्यूरेशन में ऐसा नहीं कि मैं केवल बायो ही पढ़ती थी या केवल फिजिक्स ही पढ़ती थी या केवल केमिस्ट्री पढ़ती थी, ऐसा नहीं है। लाइक बायो में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट लगता था मुझे, वो था एनाटमी। सो मैं इस ड्यूरेशन में एनाटमी को रिवाइज करती थी, या फिर सम अदर डे आई वुड रिवाइज रोटेशनल मैकेनिक्स ऑफ फिजिक्स, उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझती थी। किसी कॉन्सेप्ट में डाउट होता था तो मैं उसको लेक्चर देख के समझती थी, और केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करती थी, उसके क्वेश्चन करती थी। तो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट काम जो भी है ना वो इस ड्यूरेशन में मैं करती थी, राइट। देन फ्रॉम 12 to 2 आई वुड अगेन गो फॉर स्टडी सम अदर सब्जेक्ट। लाइक मैं इस टाइम मेरा ब्रेन की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही होती है। सो फॉर्मूला शीट में इस टाइम पे बनाती थी, कोई नोट्स लिखना होता है तो वो इस टाइम पे करती थी, और बैकलॉग्स भी इसी टाइम में कंप्लीट करती थी। देन फ्रॉम 2 to 3 आई वुड फ्रेशन अप, हैव लंच, and from 3 to 4 I would take a nap. Then from 4 to 6:30 again मैं study करती थी. Then 6:30 to 7 I would take a break. Then 7 to 10 I would again go for study. And ये मेरे दिन का second most effective period था. So इस टाइम पर भी मैं अपना one of the important task complete करती थी. Then 10 to 11 I would again take a break, have a dinner and all. And from 11 to 12:30 I would collect the doubts which I have to ask from teacher next day. या मैं इस टाइम पर डाउट्स कलेक्ट करती थी, और किसी कॉन्सेप्ट पर मुझे डाउट होता था तो उसको अच्छे से एनालाइज करती थी कि क्या पता ये डाउट मुझे, मतलब ये डाउट बहुत सिली सा डाउट हो और खुद से क्लियर हो जाए। तो मैं उस टाइम पे वो एनालाइज करती थी और नेक्स्ट डे के लिए डाउट्स कलेक्ट करती थी। सो मैं अपने नॉन कोचिंग डे में 12 to 13 आवर्स की सेल्फ स्टडी करती थी, और मेरा मेन टारगेट यही था कि डेली टारगेट्स को कंप्लीट करना। तो अब बात करते हैं कि अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमें कितने घंटे सेल्फ स्टडी में देना चाहिए। तो देखो, अगर मान लो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, देन ऑब्वियसली 8 to 2 या 8 to 3 तुम्हारा होगा स्कूल की टाइमिंग्स। सो उस टाइम पर तो तुम क्लासेस अटेंड कर रहे होगे। देन उसके बाद तुम्हें एटलीस्ट 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है। देन अगर स्कूल प्लस कोचिंग जाते हो, देन उस केस में देखो 8 to 2 होता होगा तुम्हारा स्कूल, देन कोचिंग का टाइम 3 to 7 और 3 to 8 हो सकता है। देन उस केस में तुम्हें 5 घंटे की सेल्फ स्टडी विल बी सफिशिएंट। सो इतने घंटे की सेल्फ स्टडी तुम्हें करनी है, एंड यस सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और केवल कोचिंग जाते हो और डमी स्कूल में जाते हो, देन उस केस में भी 7 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी इज सफिशिएंट। यू नीड टू रिमेंबर कि यार ये 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है। ये मत सोचो कि यार इतना कम, इससे तो सिलेक्शन नहीं होगा। नीट इतना हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इतना कम पढ़ने से थोड़ी ना सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी कोचिंग को छोड़ के करके तो देखो, देन यू विल रियलाइज कि यार 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी भी ना इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। ये डेली कंसिस्टेंटली 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी भी बहुत मुश्किल है, करके तो देखो, एंड देन यू विल रियलाइज, एंड इतना करने से सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। देन मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो तुम मेरे टाइम टेबल से सीख सकते हो। फर्स्ट, 7 to 8 आवर्स की स्लीप इज मैंडेटरी। यू कैन नेवर नेग्लेक्ट स्लीप, अदरवाइज सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कभी भी स्लीप को सेक्रीफाइस मत करो। सेकेंड, बिग रॉक्स फर्स्ट, मतलब कि जब तुम्हारा दिन स्टार्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करो। थर्ड,
शॉर्ट टर्म रिवीजन पे फोकस करो, मतलब कि कोचिंग के बाद 20 से 25 मिनट में अपने सारे नोट्स को रिवाइज करो, जल्दी जल्दी करो, इससे मेमोरी बहुत बूस्ट होती है। एक बार ट्राई तो करके देखो एंड देन यू विल रियलाइज इट। नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल इज कि कभी भी किसी का टाइम टेबल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपना टाइम टेबल खुद से बनाना है, खुद से। कभी किसी का छापो मत, लाइक मैंने तुम्हें अपना शेड्यूल बताया, क्या तुम्हें छाप लेना है? नहीं छापना, कोई फायदा नहीं होगा। दूसरों का टाइम टेबल छापोगे ना तो एक्चुअली तुम उसको फॉलो नहीं करोगे, बिकॉज तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो उसका टाइम टेबल है, व्हाई आई शुड फॉलो। मतलब तुम्हें अच्छा तो लगेगा कि यार अच्छा टाइम टेबल मुझे मिल गया, बट तुम्हें इंटरनली उसको फॉलो करने का मन नहीं करेगा, इसलिए खुद का टाइम टेबल बनाओ। नेक्स्ट थिंग, बी कंसिस्टेंट विथ योर शेड्यूल। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक दिन तो तुम 16 आवर्स पढ़ रहे हो, देन नेक्स्ट डे 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो। नहीं, डेली के डेली 10 to 12 hours of self-study is sufficient for cracking not only NEET but even the most difficult examination of the world. Right? Consistency is very very important. So be consistent with your timetable. और तुम्हें टारगेट बेस्ड स्टडी करना है और टू डू लिस्ट या डेली टारगेट्स का लिस्ट जरूर सेट करना है। और जो मैंने क्राइटेरिया बताए थे टाइम टेबल को बनाने में, सो तुम उसके अकॉर्डिंग, अगर तुम अर्ली बर्ड हो तो उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करो, नाइट आउल हो तो उसके अकॉर्डिंग टाइम सेट करो। ऐसा कभी नहीं होता कि यार अर्ली बर्ड्स का सिलेक्शन होता है, नाइट आउट्स का या फिर सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। नाइट आउट्स का भी सिलेक्शन होता है, अर्ली बर्ड्स का भी सिलेक्शन होता है। इसीलिए क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अपना जिस ड्यूरेशन में तुम सबसे प्रोडक्टिव रहती हो उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड यू गॉट द कंप्लीट गाइड टू मेक अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ। रिमेंबर कि कोई टाइम टेबल परफेक्ट नहीं बन सकता, कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं होता क्या मेरे लिए कोई टाइम टेबल अच्छा, जरूरी नहीं तुम्हारे लिए भी वो अच्छा हो, राइट? और डेली टारगेट्स को अचीव करने पे फोकस करो। सो आई होप कि मैंने तुम्हारी सारी क्वेरीज एक्सप्लेन कर दिए होंगे। अगर कोई और क्वेरीज है देन कमेंट डाउन योर क्वेरीज, एंड अगर तुम चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी कमेंट डाउन कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच।